प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 5 के अध्याय वैद्युत चुंबकीय तरंगों का सेकंड लेक्चर अध्ययन करने जा रहे हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगे हमने क्या बताई थी? वो तरंगे जिनमें वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होता है तथा तरंग के संचरण के दिशा के भी लंबवत होता है। आज वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति होती है, हमें सिद्ध करना है। अनुप्रस्थ तरंगे होती क्या है? सबसे पहले हम ये बात करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे वो तरंगे होती हैं जिसमें जो कण है वो तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ये तरंग के संचरण की दिशा है और ये कण कंपन कर रहे हैं। जब किसी माध्यम में तरंग उत्पन्न हो रही है तो माध्यम के कण जब तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो वो तरंग क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। तो अब अनुप्रस्थ प्रकृति हमें सिद्ध करनी है। इसके लिए हमने क्या किया? एक समतल प्रगामी तरंग वैद्युत चुंबकीय तरंग ली, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग ली जो एक्स अक्ष की अनुदिश चल रही है निर्वात में। किसके अनुदिश चल रही है? एक्स अक्ष के अनुदिश चल रही है निर्वात में। ये एक षष्ठ फलक है। ए बी सी डी ई एफ जी ओ। ये एक षष्ठ फलक है। एक वैद्युत चुंबकीय तरंग चल रही है किस अक्ष के अनुदिश? एक्स अक्ष के अनुदिश। ये कौन सी है? वाई एक्स। और ये कौन सी है? जेड एक्स। जो वैद्युत चुंबकीय तरंग चल रही है वो एक्स अक्ष किसके अनुदिश चल रही है, तो हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है हम ये मान के चल रहे हैं वो एक्स अक्ष के अनुदिश है। वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों किसके अनुदिश है? एक्स अक्ष के अनुदिश है। जब एक्स अक्ष के अनुदिश है किसी क्षण ये क्या होगा? इसका तरंगाग्र होगा, समतल तरंगाग्र। ये समतल तरंगाग्र किस प्लेन में होगा? वाईजेड प्लेन में, वाईजेड तल में होगा। ये समतल तरंगाग्र। तरंग चल रही है एक्स अक्ष के अनुदिश। ये इसका वैद्युत क्षेत्र और ये इसका क्षेत्रीय सदिश। यहां पे भी तरंग आ रही है। यहां इसका वैद्युत क्षेत्र ई एक्स डैश इसके अनुदिश और ये क्षेत्रीय सदिश। ये जो वैद्युत चुंबकीय तरंग चल रही है इसके वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के जो है वो एक्स अक्ष के अनुदिश मान के चल रहे हैं, तो उनके मान भी समय के साथ एक्स अक्ष के अनुदिश ही बदलेंगे। यह मान के चल रहे हैं। वाई और जेड में चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र का कोई घटक नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो अब हमारे पास षष्ठ फलक है। अब जो वैद्युत चुंबकीय तरंग चल रही है वो आगे की ओर चल रही है एक्स अक्ष के अनुदिश। तो इस षष्ठ फलक के अंदर कोई आवेश नहीं है। इस षष्ठ फलक के अंदर कोई आवेश नहीं है। तो कोई आवेश नहीं है तो गॉस की प्रमेय से E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, क्यों? कोई आवेश नहीं है। अगर आप स्टेप देखना चाहते हैं तो स्टेप क्या होता है? 1/ε टाइम्स 0 इज इक्वल टू 0। ये पहली समीकरण षष्ठ फलक के अंदर। अब इसके कितने पार्ट्स हो गए? 6। तो अब हर एक भाग के लिए लेंगे ए बी सी डी ई डॉट डी ए। दूसरा क्या हो जाएगा? जी ई एफ ओ ई डॉट डी ए। हम पेयर बना के चल रहे हैं, ये वाला। अब ये नीचे का लेंगे जी ओ डी ए, जी
ओ डी ए, ई डॉट डी ए प्लस फिर हम क्या लेंगे, ई एफ सी बी, ई एफ सी बी, ई डॉट डी ए, फिर हम कौन सा लेंगे, ये वाला जी ई बी ए, जी ई बी ए, ई डॉट डी ए प्लस ओ एफ सी डी, ओ एफ सी डी ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 0। इस समीकरण का यह भाग आएगा षटफलक का। अब क्या समझने वाली बात है, हम कह रहे हैं हमारा वैद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष के अनुदिश है, तो वाई जेड में कोई घटक नहीं है, तो जितना वैद्युत फ्लक्स जी ओ डी ए भाग से नीचे की ओर जा रहा है उतना वैद्युत फ्लक्स ई एफ सी बी भाग से ऊपर की ओर जा रहा है, तो एक दूसरे को निरस्त कर देगा। इसी तरह जितना वैद्युत फ्लक्स किससे जा रहा है, जी ई बी ए भाग से जा रहा है, इधर की ओर आ रहा है, उतना पीछे की ओर ओ एफ सी डी भाग से पीछे की ओर जा रहा है, तो एक दूसरे को निरस्त कर देगा। तो कौन सा भाग किसको निरस्त कर रहा है, यहां जी ओ डी ए, ई डॉट डी ए प्लस ई एफ सी बी, ई डॉट डी ए, एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं, इसलिए इनका योग क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक साहब। अब इसी तरह ये वाला भाग कौन सा, जी ई बी ए, ई डॉट डी ए प्लस ओ एफ सी डी, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 0। ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने कहा क्योंकि षष्ठफलक के अंदर कोई आवेश नहीं है तो गॉस की प्रमेय से 0 हो गया। फिर हमने 6 भाग है इसके, 6 भाग को अलग अलग लिखा। फिर हमने क्या देखा कि हमारा वैद्युत क्षेत्र केवल एक्स अक्ष के अनुदिश है, तो जितना वैद्युत फ्लक्स GODA से नीचे की ओर जा रहा है उतना वैद्युत फ्लक्स EFCB से ऊपर की ओर जा रहा है। जितना वैद्युत फ्लक्स GEBA से आगे की ओर आ रहा है उतना वैद्युत फ्लक्स OFCD से पीछे की ओर जा रहा है। तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। निरस्त हो गया साहब। अब हमारे पास क्या बचेगा इस समीकरण से, ये समीकरण 2 मान लें, हमारे पास क्या बचेगा, केवल ये वाला भाग। ये निरस्त नहीं हुआ है, ये भाग निरस्त नहीं हुआ है। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ABCD E डॉट डी ए प्लस GEFO E डॉट डी ए। यह चुंबकीय क्षेत्र EX डैश है। अब इसके भाग को जब हम लेते हैं E डॉट डी ए, ABCD E डॉट डी ए, यह भाग क्या आता है हमारे पास, EX DA cos 0 डिग्री।
ई एक्स, मतलब जो एबीसीडी में जो वैद्युत क्षेत्र है वो सीधे हाथ की तरफ ई एक्स है, ये बाहर की ओर जा रहा है और क्षेत्रीय सदिश भी उसी दिशा में है, तो cos 0 आ गया। तो ये क्या आ गया, ई एक्स डी ए, क्या आ गया ये, ई एक्स ए, समीकरण नंबर 3। अब इस वाले भाग में देखें, समीकरण नहीं मान लेते हैं ना, जी ई एफ ओ ई डॉट डी ए कितना हो जाएगा, ई एक्स डैश, इसमें जो वैद्युत क्षेत्र है वो अंदर की ओर आ रहा है और क्षेत्रीय सदिश हमेशा तल के लंबवत होता है, ये बाहर की ओर है, तो इनके बीच में कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कितना कोण हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, ई एक्स डी ए कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू माइनस ई एक्स डैश डी ए, कॉस 180 डिग्री का मान माइनस होता है ना, तो ये कितना आ गया, माइनस ई एक्स डैश ए। समीकरण 4। समीकरण ए से अब क्या हो जाएगा, ई एक्स ए माइनस ई एक्स डैश ए इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, ई एक्स माइनस ई एक्स डैश इज इक्वल टू 0, क्योंकि ए कभी 0 होगा नहीं। अब क्या संभावनाएं आ रही हैं, ई एक्स माइनस ई एक्स डैश 0 है। पहली संभावना क्या आती है कि ई एक्स डैश के बराबर है, और ई एक्स डैश के बराबर है तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र नियत है। वैद्युत क्षेत्र नियत होगा तो कोई वैद्युत चुंबकीय तरंग पास नहीं होगी, वैद्युत क्षेत्र बदल ही नहीं रहा, तो कोई वैद्युत चुंबकीय तरंग पास नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या है, पहली पॉसिबिलिटी तो कैंसिल होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आती है, दोनों का अलग अलग मान शून्य है, दोनों का अलग अलग मान शून्य है, मतलब ई एक्स भी 0 है और ई एक्स डैश भी 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स अक्ष के अनुदिश जिस दिशा में तरंग चल रही है उस दिशा के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र का कोई भी घटक नहीं है, मतलब वैद्युत सदिश एक्स अक्ष के अनुदिश नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी तो है कि हम जिस दिशा में अगर तरंग चल रही है उस दिशा में हो सकता है वैद्युत क्षेत्र का घटक नहीं है ही नहीं, क्योंकि हम पहली पॉसिबिलिटी लेते हैं तो वैद्युत क्षेत्र नियत हो जाता है, और वैद्युत क्षेत्र नियत हो जाता है तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत चुंबकीय तरंग संचरित ही नहीं हो रही है, वो तो वैद्युत क्षेत्र बदलने पर संचरित होती है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या कर रहा है कि तरंग की दिशा में वैद्युत क्षेत्र का कोई भी घटक नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि वैद्युत क्षेत्र जो है तरंग की संचरण की दिशा के लंबवत है। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र भी तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होता है। यह सिद्ध करता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। कैसी प्रकृति की होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है? वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, हम जब वैद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके घटते या बढ़ते तरंगधैर्य या आवृत्ति के क्रम में रखते हैं तो उसे वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब हम वैद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके घटते या बढ़ते किसमें, आवृत्ति या तरंगधैर्य के क्रम में रखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कितनी किरणें? सबसे पहले हम शुरू करेंगे वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की पहली गामा किरणें। गामा किरणें, गामा रेज। मैं ना इसमें
तरंग दैर्घ्य याद रखूंगा। आवृत्ति की गणना मैं अपने आप कर सकता हूं। क्या याद रखूंगा? तरंग दैर्घ्य याद रखूंगा और आवृत्ति की गणना क्या कर सकता हूं? अपने आप। तो तरंग दैर्घ्य प्रयास कितना है इसका? तरंग दैर्घ्य प्रयास, तरंग दैर्घ्य प्रयास है इसका 10⁻⁻13 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर। अब मुझे तरंग दैर्घ्य प्रयास याद है ना, तो मुझे आवृत्ति प्रयास निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे निकालूंगा? एक की गणना करके बता रहा हूं, बाकी गणनाएं आप अपने आप करना। एफ क्या होता है? c/λ। c कितना है? 3 × 10⁻8। और ये कितना हो गया? 10⁻⁻13। कितना हो गया? 3 × 8 + 13 कितना हो गया? 3 × 10⁻21 हर्ट्ज। पहली। दूसरी क्या हो जाएगी? c/λ2 3 × 10⁻8 10⁻−10। तो कितनी हो जाएगी? 3 × 10⁻8 8 + 10 कितनी होगी? 3 × 10⁻12 18 हर्ट्ज। तो इसकी आवृत्ति प्रयास कहां से आ गई? 3 × 10⁻18 हर्ट्ज से 3 × 10⁻21 हर्ट्ज। ठीक है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखना है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में तो ये आएगा 3⁻21 हर्ट्ज से 3⁻18 हर्ट्ज। 21 है ना। इस तरंग दैर्घ्य के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी है? इस तरंग के कॉरस्पॉन्डिंग इतनी। तो मैं क्या याद करूंगा? मैं केवल तरंग दैर्घ्य प्रयास को याद करूंगा। आवृत्ति प्रयास मैं इस तरह गणना कर लूंगा। अब गामा किरणों की उत्पत्ति कहां से होती है? रेडियोएक्टिव नाभिक होते हैं। रेडियोएक्टिव नाभिक जब डिके होते हैं, मतलब उनका क्षय होता है, तो अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। गामा हमेशा किरणें जो निकलती हैं वो नाभिक से निकलती हैं, रेडियोएक्टिव नाभिक से निकलती हैं। और इस सबसे बड़ा गुण क्या होता है? इसकी भेदन क्षमता बहुत सबसे ज्यादा होती है। ये आवेश रहित और द्रव्यमान रहित होती हैं। इनकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा है। बाकी गुण क्या आते हैं इनके? आवेश रहित होने के कारण भेदन क्षमता ज्यादा होगी। भेदन क्षमता ज्यादा होने के कारण क्या हो गया? विवर्तन करती हैं, ये आयनीकरण करती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती है? प्रभावित करती है। जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है लगभग उसे फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती है? प्रभावित करती है। प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, सुफुर्दीप्ति उत्पन्न करती है। इनका उपयोग कहां होता है? देखो, गामा किरणों का उपयोग होता है आपकी परमाणु नाभिक की, क्योंकि नाभिक से निकलती है, परमाणु के नाभिक से, तो परमाणु नाभिक की संरचना ज्ञात करने में उसकी संरचना। और ये कहां यूज होने लग रही है? बहुत सारे ट्रीटमेंट्स में यूज हो रही है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर नोन करने में यूज होने लग रही है। दूसरी हम आते हैं, दूसरी हमारी आती है एक्स किरणें। एक्स किरणें इसे कहते हैं एक्स रेज। क्या होती है एक्स रेज? इनकी तरंग दैर्घ्य प्रयास क्या है? प्रयास यह 10⁻⁻11 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर तक। तो आवृत्ति प्रयास अपने आप निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा? 10⁻⁻11 है, 3 × 10⁻19 8 है ना, 19 हर्ट्ज से 3 × 10⁻16 हर्ट्ज। λ लगा दिया। इनकी उत्पत्ति क्या होती है? इनकी उत्पत्ति होती है जब बहुत उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे टारगेट से टकराते हैं जिसका परमाणु क्रमांक बहुत ज्यादा होता है, जैसे मॉलिब्डेनम। जब उच्च गति ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन किसी ठोस धातु, मतलब जिसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, उससे टकराते हैं, तब ये इनका उत्पन्न होती है उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु से टकराने पे। और एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रॉन्जन वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी मिला था। अब इसके गुण जो आते हैं ना, गुण वही है। क्या होते हैं गुण?
कैसे गुण होते हैं? आयनीकरण करती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, रासायनिक क्रिया करती हैं, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। पर एक गुण होता है, एक्स किरणों की भेदन क्षमता जो होती है वो गामा किरणों की भेदन क्षमता से क्या होती है? कम होती है, कम होती है। इनका उपयोग क्या हो जाता है? हाथ टूट जाए, टांग टूट जाए, नाक टूट जाए, कुछ टूट जाए तो एक्सरे करवाने के लिए डॉक्टर कहता है। गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, ठीक है, उसका पता लगाने के लिए क्या होता है? एक्स किरणों का यूज किया जाता है, एक्स किरणों का। और कहीं गोली लगी हो तो गोली कहां फंसी हुई है, इसका पता लगाने के लिए एक्स किरणों का यूज होता है। जब हम रेल की पटरियां बिछाते हैं, रेल की पटरियां बिछाने में हम क्या करते हैं? रेल की पटरियों को जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। जो बेसिकली जो हम पुल बनाते हैं, जो आयरन गार्डर्स को जोड़ते हैं, तो उसमें एक्स किरणें पास करके देखते हैं। और हेयर लाइन भी कहीं पे गैप रह जाता है तो उसकी वेल्डिंग दोबारा तोड़ के बनाई जाती है, वरना ट्रेन जैसे जैसे गुजरेगी तो ट्रेन के गुजरने पे क्या होगा? ये होल, ये जो क्रैक है ये बढ़ता जाएगा, ये क्रैक क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो अब जो उसके और भी गुण हैं, उन गुणों में क्या आ जाता है? जैसे हमने क्या करते हैं एक्स किरणों में कि जो पहले डिटेक्टिव एजेंसियां यूज करती हैं, और कौन होते हैं? जैसे पहले, अभी तो हमारे पास स्कैनर्स आ गए हैं, पहले जो विदेशों से आते थे अपने अंदर ऑपरेशन करके सोना या हीरे वगैरह पेट में ऑपरेशन करके या ड्रग्स वगैरह ले आते थे, तो उनकी पहचान भी किससे की जाती थी? एक्सरे किरणों से की जाती थी। अब हमारे पास आती है पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी, पराबैंगनी किरणें क्या होती है? अल्ट्रावायलेट, इसे क्या कहते हैं? अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। सुना होगा आपने अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में कि पहले, हाँ, इसकी परास क्या होती है? तरंग धैर्य परास, तरंग धैर्य परास 10⁻⁻8 मीटर से 4 × 10⁻⁻7 मीटर तक। तो आवृत्ति कितनी हो जाएगी? निकाल लें परास से। 10⁻⁻8 है, 8 8 16, 10⁻16 हर्ट्ज से 3 गुना, हर्ट्ज से 3/4 नीचे आ जाएगा, 3/4 10⁻15 हर्ट्ज से। ठीक है, तो ये अल्ट्रावायलेट किरणें आती कहां से हैं? कहां से इनका उत्पादन होता है? सूर्य तथा आकाशीय, अन्य आकाशीय स्रोतों से आ रही हैं। सूर्य से आ रही है और अन्य आकाशीय स्रोतों से आ रही है। इसका सब गुण क्या होते हैं? वही गुण गामा किरणें वाले होते हैं, पर इनकी भेदन क्षमता कम होती है। भेदन क्षमता कम होती है। एक और गुण बताते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या होता है? जब एक प्रकाश किसी धातु सतह पे एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु सतह पे गिरता है तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो पराबैंगनी किरणें क्या करती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव को दिखाती है। और सबसे बड़ा गुण है हमारी जो अर्थ की ओजोन परत है, ओजोन परत जो 30 से 50 किलोमीटर के बीच में है वायुमंडल में, ये पराबैंगनी तरंगों को क्या करती है? अवशोषित करती है। इसके गुण क्या है मुख्य? जो ऑपरेशन होते हैं जिसे कहते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनको स्टेरलाइज करने में, मतलब विषाणु रहित, कीटाणु रहित करने में अल्ट्रावायलेट रेज यूज करते हैं। जो आप चिप्स खाते हो, वेफरनेस आती है, क्रंचीनेस आता है, वो पराबैंगनी किरणों के कारण होता है। जो फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो नकली नोट पहचानना या पुराने दस्तावेजों को पढ़ना, इन सब में किसका यूज होता है? पराबैंगनी तरंगों का यूज होता है। फिर आता है हमारा दृश्य प्रकाश, चौथा दृश्य प्रकाश, इसे कहते हैं विजिबल लाइट। इसकी परास क्या होती है? तरंगदैर्घ्य परास क्या होती है? 4 × 10⁻⁻7 मीटर से 8 × 10⁻⁻7 मीटर तक।
मतलब सीधा सीधा कहते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक तरंग दैर्घ्य आवृत्ति परास आप निकाल लेना इससे। देखिए इसका उत्पादन कैसे होता है, उत्पत्ति आयनित गैसों तथा तापदीप्त वस्तुओं के कारण, आयनित गैसों तथा तापदीप्त वस्तुओं के कारण करते हैं। इनके गुण क्या है, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, ये सब इनके गुण हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव, और बिना दृश्य प्रकाश के हमें दृश्य प्रकाश ही दिखाई देता है, ये दुनिया हमारे लिए क्या है, अंधेरा है। इसका गुण क्या होता है, अणुओं की संरचना पहचानने में तथा इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न कोश में व्यवस्था को देखने में। अब आती है हमारी चौथी अवरक्त तरंगे। अवरक्त तरंगे, इनको क्या कहते हैं, इंफ्रारेड रेज। इन्हें तापदीप्त तरंगे भी कहते हैं। कौन सी कहते हैं, तापदीप्त तरंगे भी कहते हैं। इनकी परास क्या होती है, 8 गुणा 10 की घात -7 मीटर से 5 गुणा 10 की घात -3 मीटर तक आवृत्ति परास आप निकाल लेंगे। इनका उत्पादन क्या होता है, जो भी तापदीप्त वस्तुएं जो जिनका ताप अधिक होता है उनके कारण क्या होती है, गर्म वस्तुएं, सूर्य के कारण गर्म वस्तुएं, सूर्य भी गर्म है तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपकी अवरक्त तरंगे यूज करते हैं। इनके गुण क्या है, उपग्रहों में कोई तार तो जा नहीं रही जिससे बिजली जा रही है, कनेक्शन हो रखा हो, उपग्रहों में ये सोलर सेल में यूज होती है अवरक्त तरंगे। तापांतर के कारण वो विद्युत ऊर्जा उपग्रह को लगातार मिलती रहती है। धुंध में देखने के लिए, धुंध में दूसरी चीज जो थर्मल इमेजेस होती है, आपने देखा होगा आजकल बॉर्डर पे जब बर्फ पड़ जाती है तो जो टेररिस्ट होते हैं वो आने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जवानों के पास एक थर्मल कैमरा होता है, उसमें टेम्परेचर आ जाता है। वो किसके कारण होता है, अवरक्त तरंगों के कारण होता है। फोटोग्राफी में यूज होती है, जब कोई फोटोग्राफ क्लियर ना हो तो अवरक्त तरंगे यूज करते हैं फोटोग्राफी के लिए। एक आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा होगा, तो गर्म करने के लिए एक क्वार्ट्ज ग्लास बना देते हैं तो लाइट आती है, वो अंदर के ताप को मेंटेन करती है। तो मतलब जो ताप से आपको देखा होगा, कभी मस्कुलर स्ट्रेन हो जाता है, कभी मांसपेशियां वगैरह खिंच जाती है, तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने के लिए सलाह देते हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट भी इस तरह की तरंगों को यूज करता है। फिर आती है हमारी माइक्रो तरंगे, माइक्रोवेव्स भी कहते हैं, इसे सूक्ष्म तरंगे भी कहते हैं। कौन सी तरंगे ले रहे हैं हम, सूक्ष्म तरंगे। ये कितनी है, इसकी 1 गुणा 10 की घात -3 मीटर से 5 गुणा 10 की घात -1 मीटर। मैंने तो केवल तरंगदैर्घ्य परास याद कर रखी है, आवृत्ति परास में अपने आप निकाल लेता हूं। इनका उत्पादन कहां से होता है, इनका उत्पादन होता है जो डायोड गन होती है उनसे उत्पन्न होती है। बोर जो मैग्नेटॉन्स होती है, निर्वात ट्यूब मैग्नेटॉन्स होती है, उनसे उत्पादन होता है। इनके गुण क्या क्या होते हैं, परावर्तन, ध्रुवण, आपका ये इनका गुण होते हैं। और कहां यूज होती है, जो भी वायरलेस कम्युनिकेशन है, रडार में, रडार में आपको माइक्रोवेव यूज करते हैं। रडार में, माइक्रोवेव में क्या होता है, आप तरंग भेजते हो, ये प्रकाश की चाल से चलती हैं। कोई जब जो वायुयान अगर हमारे ट्रैफिक में आता है, एयर ट्रैफिक में, एयर पार्ट में आता है, एयर क्षेत्र में, तो उसको तो पता होता है अगर दूसरा विमान आता है जैसे दुश्मन का विमान, तो उसको पता लगा लेती है। फिर आती है हमारे पास रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे कौन सी, रेडियो तरंगे। ये रेडियो तरंगे क्या होती है, 1 गुणा 10 की घात -1 मीटर से, इसकी तरंगदैर्घ्य परास कितनी होती है, 1 गुणा 10 की घात 4 मीटर तक। ये इसकी तरंगदैर्घ्य परास होती है। इसका उत्पादन कैसे होता है, इसका उत्पादन होता है दोलित विद्युत परिपथों से, दोलित विद्युत परिपथों से। इसके गुण क्या होते हैं, परावर्तन और विवर्तन। और कहां पे होती है, रेडियो तथा टीवी के संचरण में। आजकल मैच चलते हैं, मैच चल रहा है कहीं भी, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, आप टीवी का लाइव मैच देखते हैं बिना डिले के, तो वो क्या चीज होती है, रेडियो तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे होती है, रेडियो तरंगे, इसे रेडियो वेव्स कहते हैं।
इसे माइक्रोवेव यूज करते हैं, माइक्रोवेव ओवन में भी यूज होती है। तो इस तरह विद्युत चुंबकीय तरंगे, जितनी भी तरंगे प्रकाश की चाल से चलती हैं निर्वात में, और कोई भी तरंग हो, क्या लाल रंग हो, दृश्य का बैंगनी रंग हो या कोई रंग हो, वो प्रकाश की चाल से चलेगा निर्वात में। माध्यम में उनका वेग अलग हो सकता है। तो निर्वात में अगर कोई दो तरंगे ले रखी, एक लाल रंग की एक नीले रंग की, तो उनकी प्रकाश की चाल समान होगी। बेटे मैंने आपको ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो यूनिट है पूरी, वो 2 लेक्चर में कंप्लीट करी है। और अपनी तरफ से बहुत साधारण भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, और जो डेरिवेशन भी कर रहा हूं बहुत साधारण तरीके से कर रहा हूं, जिससे आपको समझ में आ जाए। कोई कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन यूज नहीं कर रहा हूं। बेटे अगर मेरा पढ़ाना आपको पसंद करा रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। मैं बार बार कहता हूं, उन बच्चों को शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिन्हें कि दूसरों के वीडियो समझ में नहीं आ रहे। हो सकता है मेरा पढ़ाना उनको समझ में आ जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।